आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। और खासतौर से महाराष्ट्र के हालात में दिन ब दिन जो है ना सांप्रदायिकता में झुके जा रहे हैं। नफरत नफरत नफरत। सिर्फ हिंदू और मुसलमान किसी देश से आए हुए नहीं, इसी देश के रहने वाले हैं और मुसलमानों ने इस देश में बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। जब बंटवारा हुआ देश का 1947 में, तो मुसलमानों को चॉइस थी और कहीं जाने की, पाकिस्तान जाने की, लेकिन मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतवर्ष में रहकर भारतवर्ष जिंदाबाद बोला है। लेकिन आज जो हो रहा है ना, मंत्री पद पे बैठे हुए लोग रोजाना कहीं न कहीं नफरत के बीज बो रहे हैं। बोल दिया कि बुर्का पहन के लड़कियां एग्जाम नहीं दे सकती, आपने शुरू कर दिया। आपने तो आज जो है चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया, लड़कियों को डर पैदा हो गई, क्या करेंगे। चलो खैर, इसके बाद मैं स्वागत करता हूँ शिक्षा मंत्री का, उन्होंने जवाब दिया उसका। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने कह दिया कि तबलीगी जमात पर बैन लगना चाहिए। मैं आज खुले मन से कहना चाहता हूँ कि तबलीगी जमात वो जमात है जो दुनिया में रहने का तरीका सिखाती है, जो आपसी प्रेम मोहब्बत और देश से मोहब्बत करने का तरीका सिखाती है, जो सिर्फ ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर क्या है, क्या करना चाहिए इंसान को सिखाती है। और ये कह रहे हैं तबलीगी जमात पे बैंड होना चाहिए। मैं पूछता हूँ नारायण दाने से, तुम्हारी आँख नहीं है, तुम नहीं देख रहे हो कुंभ के मेले में जहाँ आप लोगों ने अनाउंस किया कि कोई मुसलमान की दुकान नहीं लगना चाहिए, जो दुकान लगे वहाँ पे नाम की पट्टी लगाओ ताकि मुसलमानों का बाइकआउट किया जाए। वहाँ पर जब इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपने घर सब खोल दिए। जितनी ताकत थी उनकी, उन्होंने बिस्तर दिया, सोने की जगह दिया, खाना दिया, पानी दिया, पैसे दिए, जो भी कर सकते थे मुसलमानों ने किया। लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री हो या ये जहर बोने वाले मुसलमानों के खिलाफ एक बार भी खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमान जिससे हम नफरत करते हैं तो मुसलमान ने कुंभ में क्या काम किया। ये जाना चाहिए आप लोग, जरा इसको नोट करिए, बताइए क्या किरदार है मुसलमानों का। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस तरह नफरत। अब देखिए आप, मैं बताऊँ आपको, ये वहाँ का मसला है। तंबापुर जलगांव में यूनिस बुरहान शेख, एक 65 साल का आदमी, ये इसको भैंस का गोश्त बेचता है। ये क्या किसका कह रहा है? मैं नहीं कहता हूँ भैंस का गोश्त हो या गाय या बैल का गोश्त हो, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे पकड़ के एक मिनट में तय कर सकते हैं ये गोश्त किस चीज़ का है? अगर आपको लगता है कि ये गाय का गोश्त है, बैंड है गाय का गोश्त, आप गोश्त ले जाइए, इसको जो है चेक कीजिए, चेक करने के बाद आप जो है केस फाइल कीजिए और उसको सजा दीजिए। मैं पूछता हूँ सरकार से कि इसी देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पे गाय बैल कट रही है, इसी देश में जहाँ आपकी सरकार है, वहीं पे गोवा के अंदर गाय बैल कट रहा है और वहाँ कुछ नहीं आप बैन कर रहे हो। लेकिन इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बगैर चेक किए हुए आप जाकर घर में दुकान को तहस नहस कर दो, मारो और नंगा करके चौराहे पर लाकर एक बुजुर्ग 65 साल के आदमी को नंगा करके मारा जा रहा है। जाए किसके पास बात करने को? कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है, परेशान है। मैं कहता हूँ कि जब आदमी तंग आ जाता है ना, तो प्रॉब्लम खड़ा होता है, ना नाटक की सिचुएशन खराब हो जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों पर रोक लगाइए। और एक जो है, जो लोग नफरती भाषण करते हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं? सरकारें केस क्यों नहीं करती? लेकिन कहा कि पुलिस को कहा गया कि जहां भी हेट स्पीच होती है आप उसका 100 मोटो लो। लेकिन 100 मोटो आज तक मैंने नहीं देखा कहीं पुलिस ने लिया। हाँ, इसने 100 मोटो लिया, वहां पर कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है, तो पुलिस खुद कंप्लेन कर रही है और इसमें 100 मोटो ले रही है मुसलमानों के खिलाफ। इस तरह की चीजें रोजाना हो रही। देखिए 500 साल पुरानी दरगाह अहमदनगर में, 500 साल पुरानी दरगाह है। ये दरगाह पहले किसकी थी, कौन था, वो जाने दीजिए। 500 साल पुरानी दरगाह अगर है तो वहां जाकर के दरगाह को तोड़ देंगे। 31 जनवरी तक दरगाह नहीं टूटी तो हम खुद तोड़ देंगे। यह जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, उस पर स्टे है कि कोई वहां जाएगा नहीं जब तक कोई फैसला नहीं होता है। लेकिन वहां पर जाकर के ये जो गेरुआ रंग वाले हैं, भगवा झंडे वाले हैं, वहां जाकर झंडा लगाकर वहां पर रोजाना पूजा कर रहे हैं और मुसलमानों को वहां जाने की इजाजत नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? वहां जाने, वहां के मुसलमान, वहां के लोग जो हैं जाकर बैठे हुए हैं तहसीलदार के ऑफिस पर 23 दिसंबर से 23 दिसंबर से बैठे हुए हैं। 400 दिन से ज्यादा हो गया है, पिछले साल से बैठे हुए हैं और आज तक कोई फैसला नहीं हो रहा है। रोज धरने पर लोग जो है ना चक्री धरना आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, धरना कंटिन्यू चल रहा है। और अहमदनगर में ज्यादा कुछ हो रहा है।
कि रोज़ाना जो है इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। मैं सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने आपसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आपसे कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप एक लॉ बना दीजिए ऐसा कि जो लोग भी धर्म के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई बड़ा नेता हो, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पैगंबर इस्लाम हो, देवी देवता हो, कुरान शरीफ हो, वेद हो, कोई भी किताब हो, बाइबल हो, उसके खिलाफ कोई जहर बोलता है तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा होना चाहिए और ऐसा केस बनाया जाए कि उनकी ज़मानत ना होने पाए। मजाक कर रहे हैं आप लोग? दूसरे आप लगा दिया केस, गए चौकी में, साइन करके आ गए, बात खत्म, फिर वही कर रहे हैं। और इसकी वजह से महाराष्ट्र में कितने दंगे हुए हैं, कितने लोग जेल में गए हैं, 307 केसेस हुए हैं, बिना किसी को चोट लगे हुए 307 मुसलमानों के केस हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग शपथ लेते हैं कि मैं मंत्री MLA की शपथ देते हैं, ये सब ढकोसला है, बेईमान लोग हैं, ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपकी कहा इन्होंने अपना नीतीश राणे ने कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार है। ये अल्फाज कैसे निकाल सकते हैं? आप सेकुलर सरकार की कसम खाते हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होते हुए भी इतनी छोटी घटिया बातें करते हैं आप। हिंदुत्ववादी सरकार है, यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन के खिलाफ काला कानून बनेगा, बनाइए ना। संविधान कहता है 18 साल की उम्र के बाद कोई भी कहीं धर्म बदली कर सकता है। बहुत सारे मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, हमने तो नहीं कुछ कहा। अगर संविधान में ये प्रोविजन है कि 18 साल का लड़का या 18 साल की लड़की 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से अपना विवाह कर सकते हैं, माँ बाप जिन्होंने पाला है वो कुछ नहीं कर सकते, ये कानून अगर देश में है, धर्म परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप क्यों कैसे कर रहे हैं? आप लोग खुद जा करके लोगों को पैसे दे करके उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशराइज करके, लालच दे करके ये काम कर रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुसलमानों में कोई जमात ऐसी नहीं है जो किसी में कोई प्रेशर लगाती हो कि जाके धर्म परिवर्तन करो। और इसमें कहीं रोक नहीं लग रही है कि लोगों जो बेचारे रिमोट में रहते हैं उनसे पूछिए क्या हालत है। ये सब चीज़ों पे आप ये बात नहीं करते हो कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, लोगों की रोजी कैसे बढ़ेगी, देश तरक्की कैसे करेगा, देश का GDP घटता जा रहा है। और अभी आज जो 1 लाख करोड़ कंट्रैक्टर का पैसा बाकी है तो सरकार नहीं दे रही है, पैसे नहीं दे रही सरकार, तो उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज जो टीचर्स की सैलरी बाकी है उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो है लाडली बहन की योजना, लोग इलेक्शन में पैसे बांटते हैं ना, जाके धीरे देते हैं, वोट को देना, कोई और खरीद लेता है, ये ऑफिशियली पैसा, ऑफिशियली ब्राइब है कि भाई इतना पैसा देंगे। अब हर सरकार यही कर रही है, हम आए चुन के 2500 देंगे, हम आए तो 2000 देंगे। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इसको ब्राइब में, रिश्वत में लेना चाहिए। रिश्वत को ये चीज़ें बोल करके आप वोट ले रहे हैं सरकारी पैसे दे करके। आप कुछ लोग तो जब जो सरकार में नहीं रहते हैं वो जाकर पैसे दे कर चुन जाते हैं, तो ये चीज़ें भी हो गई ना, ये ब्राइब भी हो गया। और पैसा नहीं है, टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, लोगों के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, कह रहे पैसा नहीं है। आज 3 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ कारपोरेशन का। हम लोग का मेरा इलाका पूरा का पूरा जो है स्लम इलाका है, हजारों गलियां हैं जहाँ चलने का रास्ता नहीं, फंडी नहीं है। बात बोल के थक चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से बात किया नागपुर के सेशन में, उन्होंने कहा मैं सब गली बनवा दूंगा, आज तक ये गली नहीं बनी। अजीत पवार साहब ने फंड मांगा, अभी तक कोई फंड नहीं मिला। लोगों की जिंदगी दूभर है। और साथ ही में जो सत्ता के MLAs हैं उनको आराम से खटाखट पैसे मिलते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया सत्ता पक्ष में रहने वालों को दिया जा रहा है। अपोजिशन के साथ में ये पूरी नाइंसाफी की जा रही है। अभी जो है BMC ने रोजगार तो नहीं मिल रहा है, आप सब इस बात के गवाह हैं कि लोगों का रोजगार घट रहा है। BMC ने जो स्लम के अंदर दुकानें छोटी छोटी चलाते हैं उन पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। आप सोचिए जरा कैसी जिंदगी गुजारते हैं। आप जाकर देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि उनकी हालत क्या है। बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, नाक बह रही है, साफ करने वाला कोई नहीं है। बच्चे की उम्र 10 साल के 20 साल के आदमी का कपड़ा पहन घूम रहा है, गंदगी है, बदबू है, वही कुत्ता मरा हुआ है, वही बदबू आ रही है, वही बैठा हुआ है, किसी चीज़ नहीं गुजार रहा है। और छोटी मोटी दुकान लगाकर अगर वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है उसमें टैक्स करने वाला, मतलब ये क्या मतलब होता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है ना, बहुत बड़ी सरकार की तरफ से गरीबों के साथ गरीबी खत्म नहीं करना बल्कि गरीबों को मार देना, गरीबों को खत्म करना है। जिस देश में 90 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया जाए तो खाना नहीं खा सकते, उस देश में आपको गरीबी दूर करने के उपाय करने के बजाय आप गरीबों के साथ कर रहे हो।
और आज अभी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या 100%, अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं तो जरूर उनको रोका जाए, रोहिंग्या आ रहे हैं जरूर उनको रोका जाए। लेकिन मैं खासतौर से एक मालेगांव की बात करूँ कि कोविड के अंदर मालेगांव में जो बच्चे पैदा हुए उस वक्त उनकी सर्टिफिकेट पैदाइश की बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रही, जो मर रहा था उनकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रही। अब वो बड़े हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, आज तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिली। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत दिमाग से बहुत भारतवर्ष को प्रेम करने की बात करते हैं, लेकिन वो नफरती लोग हैं। पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने सर्टिफिकेट रोक दिया, सर्टिफिकेट नहीं मिली उनको। अब उनको वही के रहने वाले हैं, अब उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या कहा जाएगा। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास बस सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि तुरंत जो लोग लीगल हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, खासतौर से मालेगांव में सरकार बात करे और उन लोगों को कम से कम जल्द से जल्द जो सर्टिफिकेट मिले। जितने मुस्लिम इदारे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का सीईओ जो है उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है सीईओ बनने की, और उसको यहाँ रहना है औरंगाबाद। एक जो जिस क्वालिफाइड का डिप्टी सेक्रेटरी जो भी रैंक के उसके बनते हैं, एक अच्छा, और ये सरकार अच्छी तरह जानती है कि कौन सा व्यक्ति बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, कौन सा व्यक्ति शरीफ है। एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे इंसान को वक्फ बोर्ड में बिठाया जाए ताकि वक्फ बोर्ड का मसला जो है, जो लोगों का फंसा हुआ है, वो जल्द से जल्द वो मसला खत्म हो जाए। दोस्तों, एक मसला बहुत बड़ा अदानी का है। अदानी के लोग जो है ना, बिजली की बिलें जो है उस पर भेजते हैं, मोबाइल में भेजते हैं। स्लम में रहने वाला पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसके बाद मोबाइल भी किसी के पास नहीं है, उसको बिल ही नहीं मिल रही है। मेरी मांग है कि कम से कम स्लम में आप जो है बिल जो है लोगों के घर तक पहुँचाइए, ये ज़रूरी है। और आप बिना बात किए हुए आप लोग जो है ना, उनका मीटर आके उठा के ले चले जाते हो। अरे गरीब लोग हैं भाई, आप उनको बिजली माफ़ करने के बजाय, बिल कम करने के बजाय उनका मीटर निकाल के ले जाते हो। मेरी मांग है अदानी सरकार से, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए अदानी को कि जिसका मीटर निकालना है, जिसकी बिल नहीं भरी जा रही है, 15 दिन पहले उनको नोटिस दी जाए हाथ में, और उनको नोटिस रिसीप्ट होना चाहिए। उसके 15 दिन के बाद उनका मीटर निकालना चाहिए। इस तरह से मीटर उनका निकालना बंद होना चाहिए। बिजली की बिल महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। मैं पूछता हूँ कि हरियाणा में क्यों? हरियाणा भी प्रदेश यहाँ का है, दिल्ली भी यहाँ का प्रदेश है, गुजरात भी है। हमारी ये मांग है कि जितनी बिल हरियाणा में है, दिल्ली में है और गुजरात में है, वही टैरिफ महाराष्ट्र में भी लगना चाहिए। महाराष्ट्र में बिल ज़्यादा आ रही है, और इस बिजली के बिल ज़्यादा बढ़ने से आज गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। और ऐसे लोगों को बुझा दिया जो गरीबों को जानते ही नहीं। हालांकि 20 साल पहले अदानी की हालत क्या थी सबको मालूम है। आज दिमाग खराब हो गया है। आप जो गरीबों के कुछ केयर ही नहीं है, बस पैसा लेना, पैसा लेना, पैसा, पता नहीं कितना पैसा चाहिए इनको। तो मेरी मांग है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जितने स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, पावर लूम है, ये सब बिल्कुल से बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। बिजली की बिल महाराष्ट्र में कम होना चाहिए। और जो ये मीटर लग रहा है, ये मीटर लगा रहे हैं, कौन सा मीटर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रहे हैं। नहीं, जैसे एक आदमी अपना मोबाइल में 5 रुपया भर दिया, तो जब तक बात करता है 5 रुपया करता, बाद में कट जाता है। ऐसे ही मीटर लगाने का क्या रहता है कि जब बिल पूरी हो जाए अपने आप कनेक्शन खत्म हो जाए। ये क्या मतलब हो जाए? आप टाइम दीजिए। स्मार्ट मीटर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा देश डेवलप कंट्री नहीं है। हमारे देश में पहले हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि मेरे देश में 90 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, तो जीते हो। इस देश में आप लाओगे वो चीज़ें जो डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, वो यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाए। समाजवादी पार्टी इन चीज़ों पर सड़क पर उतर कर जरूर जो है ना वो आंदोलन करेगी। मिड डे मील में अंडा पुलाव, मीठी खिचड़ी वगैरह सब बंद करने का फैसला कर दिया है सरकार। लगता है इनका पैसे नहीं है। अगर पैसा कम है तो मंत्रियों गाड़ी निकाल दो। गाड़ी थी उनका, पहले गाड़ी थी, एमएलए थे, गाड़ी चले, बंगला निकाल दो। बंगला तो घर तो था ना उनके पास, सुबह रहे लोग। क्या मतलब? आप जो है जो कुछ मिलता है गरीबों को, वो उस पर बैंड लगाना चाहते हो, उन पर जो है स्लम में प्रॉपर्टी टैक्स लेना चाहते हो, और जो है आपका जो खर्चा वो कम नहीं करना चाहते हो, वो खर्चा कम किया जाए। बिल्कुल इस तरह से करना। टीचर्स की सैलरी बाकी पड़ी है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अब टीचर्स कहें कैसे? दो तो कई महीने की सैलरी रुकती रहती है, अस्पतालों की दवाएं रुक जाती हैं कि पैसे नहीं दिया। आज आप नायर जाइए, आप जितने बड़े बड़े अस्पताल यहाँ पर हैं उसमें जाएंगे आप, अगर आपको वो कराना है, MRI कराना है, आप बीमार आज हैं, बोले 20 दिन के बाद आओ, हमारा MRI खराब पड़ा है, चिट्ठी देते हैं, जाओ बाजू में करा के ले आए, जैसे कौन मिलता है।
दवाओं की चिट्ठी दे दी जाती है। ये खुलेआम हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ छुप के हो रहा है और रोजाना हो रहा है। लेकिन बोल बोल के थक गए, सरकार के कान पे जू नहीं देख रही है। बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने 25 करोड़ का, हमने 25 लाख का बीमा बना दिया है, एक किसी को जो है एक पैसा देना नहीं पड़ेगा, फ्री इलाज होगा। अस्पतालों में जाओ ना, सारा बोलते हैं भाई मेरा बेड नहीं है क्योंकि पैसा बिल आएंगे नहीं तो हम आपको लेंगे, वापस कर दिया जाएगा। मैं प्रेस वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ, सरकार की नाकामियों को आपको उजागर करना चाहिए, जल्द से जल्द उसको उजागर करना चाहिए। अभी शताब्दी अस्पताल में एक स्वीपर झाड़ू लगाने वाला ECG कर रहा है, ECG कर रहा है। और उसके बाद हमारी नगर सेवका बुर्का पहन के एक पेशेंट करके गई, दरवाजा खोले तो वो एक लेडी को कपड़ा उठा करके उसकी ECG कर रहा है। अब सोचिए आप, और उसके बाद इतनी आवाज उठाई कि प्रेस में आया, चारों तरफ है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, स्टाफ ही नहीं है। ये हालत हुई है। शताब्दी हो गया या यह हॉस्पिटल जो है अपना क्या बोलते कस्तूरबा, इन सब में सफाई के कारीगर, इसमें अभी जो है कस्तूरबा में जो बैंडेज लगाना था तो सफाई कारीगर बैंडेज लगा रहे, डॉक्टर कंपाउंडर नहीं। मुंबई जैसे शहर में अगर ये होगा तो फिर क्या होगा? मैं समझता हूँ सरकार फेलियर है इन मामलों में सरकार काम नहीं कर रही है। दोस्तों, अभी नांदेड़ और औरंगाबाद में बच्चों की जो बहुत पहले हुई थी अस्पतालों में इसकी सुनवाई सरकार ने बहुत फटकार लगाई है और ये कहा कि आपने फंड का 66% इस्तेमाल ही नहीं हुआ, हेल्थ का 66% आपने पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया और फैसिलिटी नहीं अस्पताल के अंदर है। इतनी फटकार लगाई गई और इसके बाद भी खाली पोस्ट नहीं भरी गई आज तक, और आवाज चिल्लाते रहो, कुछ होता नहीं है। इसलिए दोस्तों हम आप प्रेस के सामने कहना चाहते हैं कि सरकार इन नाकामियों को दुरुस्त करे। गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो है अभी जो है ये जो रोजाना नफरती भाषण कर रहे हैं इन पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो इससे लॉ एंड ऑर्डर और खराब करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अशांत पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा? जाएंगे कोर्ट। मैंने कल 7 तारीख को इस्लाम जिमखाना में समाजवादी पार्टी की एक वकीलों की बड़ी टीम बनाने की तैयारी कर रहा हूँ और उन जगहों में इन चीज़ों पर नजर रखो। देश की लोकशाही को जहाँ खतरा हो उसमें आप कोर्ट में जाओ। एक पीडीए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जो हमारे MLC हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है आ रहे हैं उसमें, कौन यादव क्या नाम, लाल बिहारी यादव साहब आएंगे उसमें। और हम लोग ये नंबर पॉइंट यशवंतराव चौहान का परेड पे यशवंतराव चौहान हॉल में एक बड़ी मीटिंग इसके ऊपर कर रहे हैं पीडीए को। सर, देश में कुछ राज्यों में UCC लागू हो गया, महाराष्ट्र में भी करने की चर्चाएं चल रही हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इनकी सरकार है, इनका दिमाग आसमान पे है, मेजॉरिटी के बेस पर जो चाहे फैसला कर लें। मगर इन्होंने अगर कहा कि एक देश है कानून, तो इसमें एक समुदाय को एग्जम्पशन क्यों दिया गया? मेरा पूछने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति है और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ ये किसी के धर्म में इंटरफेरेंस है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, BMC चुनाव 3 साल से नहीं हुए आपने कहा, लेकिन शिवसेना, UBT और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की हामी भर रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? अकेले लड़ेंगे या इनके साथ जाएंगे? नहीं, मैं तो अकेले रहूँगा, इनके साथ जाऊँगा नहीं, मुझे देंगे भी नहीं, मैं जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग कोई कोऑर्डिनेशन करते नहीं। ये सब ऐसे हैं कि बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं अपने नौकरी के लिए। एक तरफ अलायंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। अभी कांग्रेस जो है आपके खिलाफ लड़ रही है, कल फिर आगे इलेक्शन ना आइए अलायंस कर रहे हैं, फिर मुझे बहुत अच्छी पार्टी है, हम साथ में हैं, फिर 3 दिन के बाद लड़ाई कर लेंगे। ये वोटों की राजनीति है। बहुत दुर्भाग्य है कि लोग जो है सीटें चुन के आते भी नहीं और आपस में लड़ करके अलायंस पूरा खराब करते हैं। अगर NDA और UPA दोनों आपस में लड़ने की बात करते हैं, महाराष्ट्र के भीतर UPA, जिसको आप PDA कह रहे हैं, UPA के लोग, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो आपस में ही जिस तरीके से लड़ रहे हैं, दिल्ली में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, इनका अलायंस किस तरीके से देखते हैं और आप इस अलायंस के पार्टनर महाराष्ट्र में बन रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये अलायंस जो बना था यहाँ पे महाविकास अघाड़ी और देश में जो है इंडिया अलायंस, ये लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो थोड़ा ठीक थे, लेकिन उसके बाद दिमाग खराब हो गया, थोड़ा सीटें जुड़ कर आ गई। तो ये लोगों ने जो ये किया ना, मैं समझता हूँ इससे जो है ना सबक सीखना चाहिए इनको महाराष्ट्र के इलेक्शन से। अभी भी सवेरा है, बैठ करके सीटों पर झगड़ा करने के बजाय अगर एक ही नीति के लोग हैं तो अब खाने से अलायंस करना चाहिए, वरना फायदा नहीं, अलायंस से कुछ होने वाला है।
एक एमएलए, एक एक्स एमएलए, एक पार्टी का लीडर, और उसके बाद जो है, इसके बाद आज तक इसका खुलासा ही नहीं हो पा रहा है कि मर्डर क्यों हुआ उसका इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, सरकार को छुपा दी। सैफ अली खान पर हमला हुआ, हमले का वजह आपको कुछ पता चला क्या कि किस वजह से हमला हुआ, क्यों हुआ? चोर को अगर चोरी नहीं करना था तो आपने गया कैसे, किस लिए गया था और हमला करके भागा? नहीं, मैं रात चले पूछते हैं, हम मेरे साहब ने बताते हैं, क्या करूँ नहीं चल रहा है। असीम भाई, समाजवादी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कितना सीट से लड़ेंगे? 150 सीट से। सर, अक्षय सिंह एनकाउंटर मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लेकिन उनके माता पिता ने कहा कि वो पीछे लेना चाहते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हटा दिया होगा लोगों ने, हटा दिया होगा या पैसे दे दिए होंगे, ऐसे होता है। इसी तरह आज केसेस जो आज सजाएं नहीं लोगों की हो रही है, वजह उसकी है कि इतना लंबा पीरियड हो जाता है उसका, लोग थक जाते हैं। क्या करेंगे लोग? मेरे ऊपर केस है, मैं खुला बोल रहा हूँ, शू स्कैम। मुझे नहीं मालूम क्या होता है शूज के। मेरी शूज की दुकान तो जरूर थी, लेकिन मैं उस दुकान में एक जो है स्लीपिंग पार्टनर, मेरे पार्टनर का अफिडेविट है कोर्ट में कि अबू आसिम आजमी स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। अच्छा, अगर गुनाह किया तो सजा दो। 2000 केस है, आज कितने हो गए? 25 साल हो गए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ तारीख पड़ती है और कुछ नहीं होता। 25 साल हो गए, कितने मर गए भाई? सजा कहाँ से दो? तुम तो मरते जा रहे थे। चलाओ, जिसने गलती की उसको सजा मिलना चाहिए। ये क्या था? सो स्कैम। और जो कॉबलर्स को गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में छूट थी ना, कॉबलर से सर्टिफिकेट लेते थे और कॉबलर्स का जो है वो बना करके उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना करके उससे जो है टैक्स माफी लेते। दिल्ली सर मम्मी सिखा रही है क्या हमारे देश में भी कहेंगे तो लोग कुछ है तो हम तो उनको मार के भगा रहे हैं। उसी तरह उनके देश में लोग जो है जिनके पास परमिट नहीं है उनको निकाल रहे हैं। इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसानियत से लीजिए, पहले भारतवर्ष में बांग्लादेश भी था, भारत अफगानिस्तान भी था, बर्मा भी था, हमारी सीमाएं थी। इंसान है, इंसान को पैदा करने वाला कौन है? भगवान है, अल्लाह है, उसी के बनाए हुए सब है। अगर कोई भूखा आदमी आ जाता है तो उसको इस तरह से बेइज्जत करके मार के खाना हम लोग हमारे ये है कि हमारा संस्कृत है, उनको खाना खिला के आराम से उनके बच्चे को बुलाकर उनको भेज दें। देख रहे हैं 30 साल से रहे मान वाले जेल भेजे जा रहे हैं। ये इंसानियत जरूर निकाला जाओ। इंसानियत के कड़ी लगा के अमेरिका भेज रहा है, अमेरिका को मैं कंडेम करता हूं। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता